स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम कनॉट प्लेस में हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो हरियाणा चुनाव पर क्या सोचते हैं। आपने खबरों में देखा होगा कि कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ गए हैं, निष्ठाएं बदल रही हैं और लोग देख करके मौका देख करके पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टियां पकड़ रहे हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि लोग हरियाणा चुनाव पे क्या सोचते हैं, कौन भारी है, कौन कमजोर है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं, सर अपना नाम बताइए। बीके पोद्दार। बीके पोद्दार। बीके पोद्दार जी हमारे पास हैं और ये हरियाणा चुनाव पे बोलेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं और दिल्ली से सटा हरियाणा है, तो दिल्ली के लोग हरियाणा पर नजर रखते हैं क्योंकि हरियाणा सटा हुआ है। तो पोद्दार साहब, हरियाणा चुनाव के बारे में आप बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? हरियाणा चुनाव खुले मौसम में हो रहा है। हरियाणा ने कांग्रेस के शासन को भी देखा है और हरियाणा ने भाजपा के शासन को भी देखा है। हरियाणा ने 10 साल पिछले कांग्रेस को भी देखा है, हरियाणा ने अब की बार 10 साल भाजपा को भी देखा है। हरियाणा में किसानों की जमीन किस तरह से हड़पी जाती थी, हरियाणा में किसानों से किस तरह से अंगूठे लगवाए जाते थे, हरियाणा भूला नहीं है। हरियाणा में खेलों को किस तरह से पीछे ढकेला जाता था, हरियाणा भूला नहीं है। हरियाणा में किसान किस तरह से आत्महत्या करने को मजबूर थे, ये हरियाणा भूला नहीं है। हरियाणा में महिलाएं किस तरह से असुरक्षित थी, ये कोई भूला नहीं है। हरियाणा किस तरह से जमीनों की दलाली में नंबर 1 बन चुका था, ये कोई भूला नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के शासन में किस तरह से बिल्कुल नीचे जा रहा था, वो कोई भूला नहीं है। लेकिन अब की बार हरियाणा में विनेश फोगाट का भी मामला। देखिए, विनेश फोगाट की बात करते हैं तो उससे पहले आपको बबीता फोगाट को भूलना नहीं होगा, उससे पहले आपको गीता फोगाट को भूलना नहीं होगा। बबीता फोगाट, गीता फोगाट वो है जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। वो मेडल अपने परिवार के लिए नहीं, हरियाणा के लिए लेके आई थी। वो मेडल देश के सम्मान के लिए लेके आई थी। जब खिलाड़ियों के सम्मान की बात आती है तो कांग्रेस के लोग उस सम्मान के ऊपर चोट करने का काम करते हैं। क्यों गीता फोगाट, बबीता फोगाट को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होती है? आज विनेश फोगाट एक मेडल भी नहीं ला पाई, लेकिन हरियाणा ने उसको सम्मान देने का काम किया। हरियाणा, एक बात देखिए, आज कांग्रेस की सारी रैलियां निकल रही थी विनेश फोगाट के सम्मान में, लेकिन हरियाणा में ऐसे 5 और खिलाड़ी थे जो मेडल लेके आए। क्या उनको किसी ने देखा? क्या भैया ये जो हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा जी, किसी को रिसीव करने गए, किसी के साथ फोटो खिंचवाया, किसी को ऐसा शाबाशी देने का काम किया? केवल विनेश फोगाट को ही देने का काम क्यों किया? ये प्रश्न चिन्ह का सवाल है। लेकिन हरियाणा में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके साथ किसी कांग्रेस के नेताओं को आपने देखा क्या? नहीं देखा, क्योंकि उनके साथ राजनीति जमती नहीं साहब। नहीं, विनेश फोगाट के साथ तो और कुछ भी हुआ है। यही संसद भवन जो नया बना हुआ है शानदार, उसी के सामने विनेश फोगाट को घसीटा गया और ये सब किया। क्या वो सब ठीक हुआ? एक बात बताइए, विनेश फोगाट को कहते हैं आप घसीटा गया। जब विनेश फोगाट से कहा गया कि आप आइए सम्मान के बाद, लेकिन वो विनेश फोगाट राजनीति के चुंगल में फंस गई थी साहब। राजनीति के चुंगल में जब फंसने के बाद अच्छे आदमी ऐसे ही होते हैं। आज विनेश फोगाट को देखिए, विनेश फोगाट के साथ देश के प्रधानमंत्री जी खड़े थे, विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा था, लेकिन राजनीति करने वाले कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। केवल विनेश फोगाट और कोई हरियाणा का खिलाड़ी नहीं। क्या और खिलाड़ियों के साथ कांग्रेस क्यों नहीं दिखती? आज किसानों के साथ कांग्रेस क्यों नहीं दिखती? एमएसपी की बात कीजिए। एमएसपी पे जब कांग्रेस की 10 साल हुड्डा सरकार थी तो कितना एमएसपी देने का काम किया, और आज जाकर देखे हरियाणा में सभी फसलों पर, हरियाणा में जितनी फसलें हैं सभी पर एमएसपी मिलने का काम हरियाणा की सरकार दे रही है। पहले खर्ची चलती थी, अब जाके न खर्ची है न पर्ची है, सीधा मेरिट पर भर्ती होती है हरियाणा के अंदर। पहले क्या था? आओ, लूट की सरकार थी, आपको नौकरी चाहिए, आइए आपको देते हैं। पहले तो खिलाड़ियों का अपमान किया गया था। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, डीएसपी का पद मिलना था, अपने को देने के चक्कर में, दलाली खाने के चक्कर में खिलाड़ियों के सम्मान को धूमिल करने का काम किया। बबीता, ये जो विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो धरना किया, लेकिन गीता फोगाट, बबीता फोगाट को न्यायालय में जाके शरण लेना पड़ा साहब। उनके राज में, याद कीजिए जमाई बाबू, याद है ना जीजा जी, जमीन घोटाला, न जाने कितने किसानों के जमीन
छुड़ा लिए गए थे। कौन बोला? आया था किसान का मसीहा। और देखिए हरियाणा में किसान की बात कीजिए ना साहब, कितने किसान फांसी लगाते थे, और आज का डाटा देखिए कितने किसान फांसी लगाते हैं। एमएसपी को कानूनी गारंटी तो अभी भी नहीं मिली है। हाँ, लेकिन एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिली। एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है, सवाल ये है। आप कर्नाटका में एमएसपी क्यों नहीं देते, आप अभी नहीं बताते। आप तेलंगाना में एमएसपी क्यों नहीं देते, आप अभी नहीं बताते। हरियाणा में भाजपा की सरकार गारंटी के तौर पर एमएसपी देती है। देश में भाजपा की सरकार गारंटी के तौर पर एमएसपी से सामान खरीदने का काम करती है। ये भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये चुनाव का इफेक्ट तो नहीं है कि वहाँ चुनाव होना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं? भैया एक बात बताइए, राजस्थान में जब चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव से पहले कहा था हम 450 का सिलेंडर देंगे। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा ने कर दिखाया। उसी राजस्थान में राहुल जी कहते थे 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी, कहते कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अपनी झोलियां भरने का काम किया, राजस्थान ने उनको माफ कर दिया कि भैया आप जाइए। कांग्रेस को साफ करने का काम किया। 6000 किलोमीटर चले थे साहब, 6000 किलोमीटर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ डिलीट करवाए, साथ में देश के चुनाव में भी जनता ने उनको दूर भगाने का काम किया। और तो देश का नहीं, उनकी तो सीटें बड़ी हैं। अच्छा, जनता पार्टी के तो 240 पे आ गया 303 से। अच्छा, और उनकी सीटें जो है उनकी तो आधे से डबल हो गई। भैया 100 साल पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती। 10 साल से विपक्ष में रहने के बाद आप कहते हैं उनकी सीटें डबल हो गई। 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री गैर कांग्रेस से बन के आए। मोदी जी 60 साल में पहली बार ऐसे शख्स है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। अरे भैया आप कहते हैं उनकी सीटें बढ़ गई, क्या आप गजब का डायलॉग लगाते हैं पत्रकार साहब। 60 साल से कांग्रेस वाले जो 60 साल पुरानी 100 साल पुरानी पार्टी है, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती है। आप कहते हैं उनकी सीटें बढ़ी है। वो तो कांग्रेस इसलिए कह रही है। अरे एक बात बताइए, कांग्रेस तो कह रही हमारी सरकार बन जाती, लेकिन चुनाव में बेईमानी हुई। 2014 क्या आप मानते हैं कि चुनाव बेईमानी हुई? 2014, 2019, 2024 को भी जोड़ लीजिए ना पत्रकार महोदय, तो 2024 में अकेले भाजपा की जितनी सीटें आई है ना, उतनी मिलाकर 14, 19, 24 को मिला लीजिए, तब भी कांग्रेस की सीटें नहीं आई है। ये हाल तो कांग्रेसियों का है। कांग्रेस ये कर रही है नहीं हुई, सुन लीजिए। अच्छा बेईमानी हुई, अरे हम भी तो वही कह रहे हैं बेईमानी हुई। ये सामने आ रहा है केवल 4 सीटों पर ठीक से काउंटिंग हुई। अरे हम भी बाकी सब पे गड़बड़ियां हैं। वही तो कह रहे बेईमानी हुई है भैया। खटाखट वाला फॉर्म भरवाया, जनता को बेवकूफ बनाया, महिलाओं को पत्रकार मैं तो भागने नहीं दूंगा। नहीं सुन लीजिए, खटाखट वाला सुन उन्होंने मंत्री बनूंगा। अच्छा दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, या तो आप माफी मांगिए या तो मैं माफी मांगूंगा। खुले कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, या तो आप मुझे ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए। नहीं अब आप ही बात कर रहा हूँ। ये बताओ ये बताओ कि खटाखट कोई पत्रकार महोदय आप झूठे हैं। क्यों? क्योंकि झूठे इसलिए है क्योंकि गारंटी कार्ड भरवाने का काम राहुल जी ने किया था, उसकी टीम ने किया था। अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आपको खटाखट पैसा दूंगा, आप मुझे निकाल के दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। अगर ऐसा नहीं बोला तो आप वो माफी मांगिए। ये बताइए कि कौन ऐसा नेता है जो अपने घर से देता है? मैं टोटल जितने तो भैया गारंटी कार्ड कौन बनवाता है झूठा? लॉलीपॉप बांटने का काम कौन करता है झूठा? महिलाओं को झूठ बोलने का काम। अरे पत्रकार महोदय, सुनिए पत्रकार महोदय, महिलाओं को झूठ बोलने का। अरे माइक महिलाओं को झूठ बोलने का काम किसने किया? खटाखट वाला फॉर्म किसने भरवाया? ये बताइए एक बार। ये बताइए, हिंदुओं को जातियों में बांटा, हिंदुओं को जातियों में बांटा, गाड़ियों पर चढ़कर। आप ये बताइए आप ये बताइए कि आपके खाते में खटाखट 15 लाख आए कि नहीं आए? हाँ अब किया ना सवाल मर्दों वाला। तो सुनिए भैया, ये जितने, मैडम कैमरामैन फोकस कीजिए, किसी ने अगर 15 लाख का फॉर्म भरा है तो आइए मैं दिलवाता हूँ। अगर 15 लाख का पत्रकार महोदय आपने फॉर्म भरा, आपने भरा, किसी एक बंदे ने भरा है तो लाइए, मैं भी 15 लाख दिलवाता हूँ। हाँ मैंने तो 1 लाख दिखाइए भैया, फोकस कीजिए,
फोकस कीजिए, 15 लाख का फॉर्म दिखाइए, दिखाइए, मैं माइक पकड़ लेता हूँ आपको। नहीं मैं माइक मोदी जी आपको 15 लाख तो नहीं मिला होगा, बाकी 5 लाख आपको मिला होगा आयुष्मान कार्ड द्वारा। नहीं, आप निकाल के दिखाइए। भैया एक सेकंड सुनिए भैया एक सेकंड, आप निकाल के दिखाइए। माइक में अरे माइक आवाज कैच हो रही, थोड़ा दूर से बात करिए, आराम से करिए। सर माइक सर, हाँ ठीक है देखिए, पत्रकार महोदय से दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, मैं माइक पकड़ लेता हूँ। और 15 लाख का जो इन्होंने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म दिखा दे कहाँ भरा है, मैं भी ले चलूंगा 7 RCR और मैं 15 लाख दिलवाऊंगा। नहीं मोदी जी के पास नहीं, अरे भैया चलिए ना मोदी जी के पास। भैया आम जनता, हमने मोदी जी को चुना है, मोदी जी हमने मोदी जी को चुना है। सबसे पहले अरे भैया, 15 लाख का फॉर्म भरा है या नहीं भरा, सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा या नहीं भरा, फॉर्म भरा है। दिखाइए, सबसे पहले दिखाइए, झूठ की खेती। भैया यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है चुनाव में। ऐसे ही लोगों ने तो बेईमानी करके अयोध्या जितवा दिया, जहाँ दलित बच्ची का बलात्कार होता है। ऐसी बेईमानों ने तो झूठ बोल के जितवा दिया, जहाँ कन्नौज में बच्ची का बलात्कार होता है। ऐसा ही झूठ बोल के तो बंगाल में जितवा दिया, जहाँ डॉक्टर बिटिया सेफ नहीं है। पूरे देश में माहौल है। मुरादाबाद में सपा का सांसद है, जहां जहां सपा के सांसद है या जहां विपक्ष के सांसद बने, वहां बलात्कार हो रहे साहब। भाजपा के सांसद थे, विकास वो तो देखिए, ममता बनर्जी ने तो कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई कानून व्यवस्था राज्य का काम है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का काम है, वो सरकार देखेगी, वो तो उन्होंने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही एक बच्ची जला दी गई, उस पर क्या कहेंगे? भैया थोड़ा फोकस कीजिए कैमरामैन के ऊपर। कैमरामैन साहब कह रहे ममता बनर्जी कह रही है राज्य सरकार का काम है, जरा इनको बता दे, ये भूले क्या, संदेश खाली भूल गए क्या? ये मणिपुर जाने की बात करने वाले, जरा पूछिए प्रियंका दीदी संदेश खाली गई क्या? केजरीवाल संदेश, वो तो फर्जी है। देखिए नहीं वो तो फर्जी है, फर्जी है, संदेश खाली फर्जी है। आपकी बेटियों के साथ ऐसा तो फर्जी बोलेंगे, आपकी बहू के साथ ऐसा तो फर्जी बोलेंगे। शर्म कीजिए, ये बताओ, इस तरह की बातें कर रहे महिलाओं को फर्जी बताने का काम करे। पत्रकार महोदय या तो शर्म कीजिए या तो सवाल पूछना छोड़ दीजिए, माइक का धर्म निभाइए। देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, माइक का धर्म निभाइए। किसी की बेटियों के आत्मसम्मान को फर्जीधारी मत बताइए साहब। नहीं ये बताओ, चाटुकारिता की इंतहा मत कीजिए। बताओ, सुन लीजिए, चाटुकारिता की इंतहा मत कीजिए, बेटियों के सम्मान को फर्जी मत बताइए। सुनिए ना, पहले माफी मांगिए। सुनिए, अरे आप जानिए, मणिपुर में मतलब नहीं है, आप माफी मांगिए पहले। मणिपुर में बेटियां नहीं थी, खाली संदेश खाली में बेटियां, मणिपुर में बेटियां थी। आज मणिपुर देश की देन किसकी है? मोदी की है। आज मणिपुर शांति का पैगाम लेके चल रहा है, किसकी देन है? मोदी की है। संदेश खाली कभी हुआ था, संदेश खाली आज भी हुआ है। बंगाल में भी मोदी जी नहीं गए ना। पत्रकार साहब सारी बातें दूर बोल दो। अच्छा मोदी जी मणिपुर नहीं गए? हाँ, आप पत्रकार होकर गलत समाचार चला रहे। बेटियों के लिए कह रहे हैं कि फर्जी था, संदेश खाली फर्जी था। आप बेटियों के लिए बोल रहे बंगाल को। अरे मैं नहीं गया, कौन लोग कह रहे हैं? कौन? अरे किसकी बेटी है? एक बार बताइए, आप ऐसे पत्रकार कर रहे हैं ना, शर्मानी चाहिए। नहीं, अरे मालिक शर्मानी चाहिए। भैया इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ही जैसे लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है बताइए ना। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने भी ऐसा नहीं कि आप ही जैसे लोग कह रहे हैं, मतलब हम अपनी बात आवाज रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ही झूठे के बात कर रहे हैं। जनता ही कह रही है कि वो जो है ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए वो फर्जी खेल किया जाए। देखिए अभी आपने सुना कि संदेश खाली, बंगाल और मणिपुर, ये सारी चीजें जो है थोड़ा कंफ्यूजन में है। और लोग कह रहे हैं कि हम गलत सवाल कर रहे हैं। हमारा सवाल तब भी वही था और अब भी यही है कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये आप बताइए, अपना नाम बताइए। अमित नाम है मेरा। अमित जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन लेते हैं कि आप क्या समझते हैं, संदेश खाली में क्या हुआ और मणिपुर में क्या हुआ? क्या मणिपुर हमारे प्रधानमंत्री गए या नहीं गए, कौन गया कौन नहीं गया, पूरा थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। संदेश खाली में जो भी न्यूज आई है वो 2 तरीके की न्यूज आई है, ठीक है। वहाँ की सरकार कह रही है कि ये फैब्रिकेटेड मसला है, ठीक है, और लोग आरोप लगाए कि ये घटना है। देखिए घटना तो हुई है, चाहे फैब्रिकेटेड हो चाहे जानबूझ के की गई हो, और बंगाल में वायलेंस तो होता रहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जो अभी घटना हुई बंगाल में, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा ना, वो तो हुई है ना।
अब आ जाते हैं मणिपुर में। देखिए मणिपुर से प्रॉब्लम क्या है कि भारत के लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि मणिपुर में हुआ क्या था। मणिपुर जो है वो कम्युनल वायलेंस था, ठीक है। कम्युनल वायलेंस में आप इस तरीके की उम्मीद नहीं रह सकते कि मैं कोई भी मानवता प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। वो कम्युनल वायलेंस था। भारत में कम्युनल वायलेंस कब कब हुआ? 90 में कश्मीर में हुआ था, बुला के लड़कियों का रेप किया गया था, कभी किसी ने आवाज उठाई? 2002 में मोदी जी गए थे गोधरा कांड पे, उसके बाद गुजरात दंगा हुआ। राहुल गांधी जी का एक सिंपल सा स्टेटमेंट था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भैया 3000 से ज्यादा 8000 से ज्यादा सिख मारे गए कि नहीं मारे गए? 1975 भागलपुर केस जो हुआ, राजीव गांधी ने कहा था कि भैया, राजीव गांधी जी ने कहा था 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कि भैया बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद सिखों का कत्लेआम हो गया, उसमें भी तमाम घटनाएं हुई। मेरठ का दंगा हुआ, उसमें भी नेताओं का यही था कि भैया अगर इस तरीके की हरकत करोगे तो वही होगा। आगे आ जाइए, भागलपुर दंगा, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, आज तक उनकी हड्डियां निकल के सामने आ रही हैं। अच्छा, अभी ताजा जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब आ जाते हैं भारत में जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ है। भारत में सबसे बड़ा गुनाह हुआ है कर्नाटक, ठीक है, जिसपे किसी मीडिया ने बात नहीं करी, किसी ने बात नहीं करी। उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा दिया, ठीक है। भैया मान लीजिए एक प्रज्वल रेवन्ना ने घर में लड़कियों को बुलाया, उनका वीडियो बनाया, ये एक बहुत ही दुष्कृत्य है, गलत काम है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, उस वीडियो को लेके आप घर घर घूम के, आपके शीर्ष नेतृत्व से लेके चारों तरफ घर घर घूम के दिखाएं, उससे बड़ा गुनाह भी हो सकता है क्या? ये महिला सम्मान की बात कौन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से लेके वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने लोग थे, उनके कार्यकर्ता तक 300 लड़कियों के वीडियो घर घर घूम के लेके दिखाए हैं। इससे बड़ा घृणित कार्य हो सकता है क्या भारत के इतिहास में? इस पर किसी ने बात किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने प्रचार किया है। तो हमारे मीडिया भी का स्तर वही है और लोगों का स्तर भी वही है कि भैया उनको ये नहीं दिख रहा है कि 300 लड़कियों का वीडियो जो पर्दे के पीछे है उसको एक पार्टी के लोग लेके घूम रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं, और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भैया तुम ही शर्म कर लेते, बोल देते भैया उसका वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। लेकिन ये लोग तो वीडियो दिखा रहे थे ना, वो गलत। और वो औरतों के सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। और इस देश की मीडिया भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने लगी। ये मीडिया ने कभी पूछा कांग्रेसियों से, भैया वीडियो तो था, चलो तुमको मिल गया था, तुमने क्यों दिखाया? तुम क्यों दिखाए उसका? अच्छा, ताजा जो चल रहा है बांग्लादेश पे बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो, इससे आपका क्या कहना है, क्या आप समझते हैं? बांग्लादेश पे मैं इतना ही कहूँगा कि एक कहावत फेमस है बरेली साइड की, कि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मिल गया तो भैया बोले अब घर छोड़ के कौन जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से। अच्छा, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाबा के तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो पाकिस्तान मिल गया, अब हम क्या करें? गांधी जी ने कहा कांग्रेस में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा कैसे होगा? तो वो एक नेताजी थे, उठे और तुरंत ब्रश पेंट लगाया अपनी दीवार के आगे, वहाँ कांग्रेस पार्टी लिख दिया। तो ये तो हमारे देश की हकीकत है, हम सच नहीं बोल सकते। पीछे से भाई साहब हल्ला मचा रहे हैं कि मणिपुर या किसी, भैया आप मुद्दे को तो समझ लो पहले, उसके बाद बात कर लेना। देखिए बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसका एक ही सलूशन है, जो गलती 1946 में 1947 में अधूरी रह गई थी उसको कंप्लीट किया जाए। हिंदू मुस्लिम का मैटर तभी सॉल्व होगा, सॉर्ट आउट होगा, जब तक कि इस देश के लोग ये डिसाइड नहीं करते भैया जितने मुसलमान हैं वो इस देश को छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसेंगे, वहाँ पे जितने हिंदू सिख बचे हैं वो बेचारे क्रिश्चियन वहाँ से आके इस देश में रहेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वे पूरे दुनिया के किसी मीडिया ने कहा अब तक बांग्लादेश में करीब 4 करोड़ से ज़्यादा हिंदू मारे जा चुके हैं पिछले 30 सालों में। 40-50 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू गायब हो गए बांग्लादेश से, पाकिस्तान इंक्लूडिंग। किसी ने आवाज़ उठाई? यहाँ तो एक चोर मारा जाता है तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है। अच्छा, एक सब्जेक्ट और है, अगर आप उसमें कुछ बता सकें। ये आज की खबर है कि लेटरल एंट्री को रोक दिया गया है। लेटरल एंट्री समझते हैं? बॉर्डर वाली एंट्री जो है, नहीं, लेटरल एंट्री का मतलब ये कि ऐसे लोग 45 लोग ऐसे उच्च पदों पर लाए जा रहे थे जो कि आईएएस नहीं है, और उन पदों पर आईएएस लोग भर्ती होते हैं। तो वो जो है वो मोदी जी ला रहे थे, और एनडीए के विरोध करने पर मोदी जी के ही आदेश पे उसे रोक दिया गया। देखिए भारत का दुर्भाग्य है, ठीक है,
हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में नेताओं की तो अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन भारत के ए ग्रेड के जाहिल अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिनको लाया जा रहा है लेटरल एंट्री से, उनका तो वो तो अस्थायी हैं। जैसे कि माधवी बुच हैं, उन्होंने सेबी की जांच ठीक से नहीं की, उनका ये भी देखिए एक मिनट मैं बता देता हूँ, मेरा फाइनेंस सेक्टर मैं समझा देता हूँ। भैया कोई भी पोस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल होती है। भैया मैं कोई जिस कंपनी में हूँ, कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मैं भीख मांग रहा हूँ। भैया मैं फाइनेंस कंसल्टेंट का काम करता हूँ तो मैं तो कंपनी में शेयर भी खरीदूंगा, मैं तो सारे काम। जब वो माधवी बुच जी ने सेबी ज्वाइन करी थी तब तो उन्होंने पूरा क्लियर रिपोर्ट दिया था कि भैया मैंने यहाँ काम किया, मेरे पति का यहाँ का डाटा है, मेरे यहाँ का डाटा है। भैया हिंडनबर्ग की बात कौन कर रहा है? जो कंपनी खुद अमेरिका में बैंड है कि वहाँ न्यूज़पेपर नहीं छाप सकती। जो कंपनी, मतलब आप दिल्ली के सीपी में बैंड हो और आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो कि भैया आप तो गोरखपुर से हैं और गोरखपुर में बड़ी दिक्कत है। नहीं, इसमें ये भी दिक्कत आ रही है कि जैसे कई जज ऐसे होते हैं जिनका कि पर्सनल मामला किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं, तो कहते हैं इसकी सुनवाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरा मामला है, ठीक है, किसी मामले से जुड़े होते हैं। ठीक वही चीज़ माधवी बुच के साथ है कि जब उनका शेयर लगा हुआ था तो लोगों का ये कहना है कि उनको ये कह देना चाहिए था कि इसकी जांच हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। माधवी बुच जी जब सत्ता में आई हैं, ठीक है, जब उन्होंने सेबी के अध्यक्ष कार्यभार संभाला, उसके पहले सारा डिस्क्लोजर उन्होंने कर दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड डाटा मौजूद है, जाके चेक कर लीजिए। अब भैया प्रॉब्लम मेरे देश की क्या है कि एक जने महान पत्रकार हैं रवीश कुमार पांडे जी, ठीक है, वो कैमरा लेके हिंडन नदी में पहुंच जाते हैं और वहां से हिंडनबर्ग कंपनी ढूंढ ले लगते हैं कि भैया हिंडनबर्ग बाहर आ जाओ, हिंडनबर्ग बाहर आ जाओ, एंडरसन बाहर आ जाओ। ऐसे लोग तो पत्रकार हो गए हैं। एक जने महान पत्रकार हैं, वो सैनिटाइज मास्टर, वो पुण्य प्रसून पासपाई जी, उनसे अमित शाह ने पूछ लिया सर आपको पता है एनपीए क्या होता है? उनको इतना ही नहीं पता था, उनका कैरियर खत्म हो गया। एक जने वो क्या अभिसार शर्मा जी, उनको इतना नहीं पता कि धान के खेत में गेहूं कैसे काटा जाता है, वो धान गेहूं विशेषज्ञ हैं। एक जने हैं जिस पत्रकार का नाम ले लीजिए, अजीत अंजुम है, इनके बारे में अब क्या मैं पोल खोलूं, हर जगह के हैं, जूता खा के आए हैं, राजदीप सरदेसाई, तो यही लोग ना इस बात को उठा रहे हैं। नहीं, बात हिंडनबर्ग की नहीं है, बात हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, जो सेबी है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ कि मतलब ये अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, खरीद लो, और लोगों ने खरीद लिया। 30 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, और वो भी जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनके पैसे बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। तो जो हमारे देश में हो रहा है उस पर मैं बता देता हूं, हिंडनबर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट पे बता देता हूँ। अब आपको मैंने कहा कि आप इसमें कूद जाइए, ठीक है, आप कूद गए, कूदने के बाद आपका टांग टूट गया था, आप बोल रहे हैं यार तुमने कहा था हम कूद गए। भैया आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए जिसने एडवाइस किया, जिसने कहा आपके पास दिमाग नहीं है, भगवान ने दिमाग नहीं दिया है। प्रॉब्लम मेरे देश की क्या है? क्योंकि एक चीज से मैं रिलेट कर दूं आपको। अभी बहुत दुखद घटना हुई थी यहाँ राजेंद्र नगर में, जो 2 स्टूडेंट मारे गए हैं। ये बताइए, उसमें हमने आम आदमी पार्टी गलती दे दी, भाजपा गलती दे दी, कांग्रेस की गलती दे दी, अधिकारियों की गलती दे दी, बिल्डिंग वाले की गलती दे, सबकी गलती हमने निकाल दी। क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि भैया तुम्हारा बाप 5 लाख रुपया खर्च कर रहा है, तुमको दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा है, क्या तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जब तुमको पता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नॉट अलाउड है, उसमें तुम पढ़ने कैसे घुस गए? मतलब जिस देश के अधिकारी कंप्रोमाइज नेचर में जाके सत्ता में बैठे हैं 1000 रुपया 500 रुपया बचाने के लिए, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बात कर लेंगे? भैया आपकी परवरिश से गलत है, ठीक है, आप पैदाइशी चोर हैं, आप कैसे अच्छा डिसीजन ले लेंगे? भैया आपने माधवी बुच के ऊपर जो बात हो रही है, माधवी बुच ने तो अपना सारा डिस्क्लोजर सेबी के सामने रखा था जब उन्होंने ज्वाइन किया था। इसमें प्रॉब्लम किसको किस बात की है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ काम कर रहा था, आपका काम छोड़ के दूसरा न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया, आप बोल रहे नहीं यार वो लड़की थी, उससे आपकी बड़ी अच्छी बाउंडिंग थी, आप मेरे साथ काम अच्छे से नहीं कर रहे, मतलब गजब तमाशा चल रहा है। उन्होंने सारा डिस्क्लोज किया हुआ कि नहीं किया हुआ? नहीं, उनके डिस्क्लोजर की बात नहीं है, बात यह है कि ये कहा गया कि सेबी जांच कर रही है, और सेबी बाद में यह है कि सेबी ने कोई जांच नहीं की है। इतना बड़ा सवाल उठा, और जिसकी जांच सेबी को करना चाहिए था, और वो सेबी की जांच ठीक से नहीं हुई, इसीलिए सवाल। अरे सुनिए ना, हम लोग गोरखपुर से आते हैं, हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी की, छिनार होखो लोलार होखो, ठीक है,
इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप गाली देना सीख लीजिए। भैया माधवी बुच ने केवल इतना नोटिस कोर्ट के थ्रू हिंडनबर्ग को इशू किया था कि भैया आपने जो शार्ट सेलिंग करके $40 मिलियन बनाया है, कैसे बनाया, क्यों बनाया, उसका रिकॉर्ड दे दीजिए। उसके बाद वो कहने लगे ये तो उस कंपनी में थी तो इन्होंने अडानी के खिलाफ जांच नहीं की। अरे भैया अडानी के खिलाफ जांच नहीं की तो कोर्ट ने जो पेपर मांगा था तुम ही सबमिट कर देते। भारत का विपक्ष कहाँ था, वही हिंडनबर्ग जो आरोप लगाया था ले जाके दे देता उसको कि भैया आप इसको भी जांच कर लीजिए। वो किया नहीं इन्होंने। हिंडनबर्ग ने लिख दिया भैया हमें तो कोटक महिंद्रा ग्रुप ने अपॉइंट किया था, आप उनसे इंक्वायरी कर लीजिए। ये तो हमारे देश की हालत है। मतलब रिपोर्ट छापी आपने, सवाल आपसे पूछा गया आपका भैया मेरी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो मुझे पैसा दिया था, बोला ये रिपोर्ट बना के छाप दो, हमने छाप दिया। नहीं तो क्या ये बात गलत है कि सेल कंपनियों के जरिए पैसा विदेश से लेके देश तक इधर से उधर किया जा रहा है? क्या ये सारी बातें गलत है? ऑफिशियल रूल है सर, ये पूरी दुनिया में यही चलता है। कौन सी कंपनी ऐसा नहीं है जिसके सेल कंपनी नहीं है? और इस देश में तो पक्का लोग करेंगे भैया। जिस देश में 97% टैक्स लगाया जाता हो, जिस देश में लोगों को टैक्स और जीएसटी का फर्क नहीं पता हो, जिस देश के पत्रकार हिंडन नदी में हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिका वाली ढूंढ ले रहे हो, तो उस देश में कुछ भी हो सकता है। नहीं वो तो व्यंग कर रहे थे। हिंडनबर्ग जो है ना वो व्यंग कर रहे थे। ऐसा मतलब ऐसा व्यंग कर रहे, ऐसा नहीं है कि उनको हिंडनबर्ग नहीं मालूम था, वो तो व्यंग रूप में कर रहे थे। नहीं मालूम था, वो हिंडनबर्ग का ऑफिस के सामने बैठे हुए थे, कैसे नहीं मालूम था उनको? वहीं की फोटो दिखा देते। वो वीडियो मैंने देखा था, वो व्यंग में कह रहे थे कि भाई हिंडनबर्ग कहाँ हो, वो सब है। तो भैया उनको हिंडन नदी मिली थी ढूंढने के लिए। क्योंकि नाम सेम है हिंडनबर्ग, हिंडन नदी, वो ये कह रहे थे कि भारत के लोगों को हिंडनबर्ग कैसे समझाया जाए, और हिंडनबर्ग पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हिंडनबर्ग भैया मुझे रवीश कुमार जी से किसी ने पूछा भैया जो कंपनी अमेरिका में वर्क करती है, ठीक है, हिंडनबर्ग, वो वहां पे ही क्यों बैंड है, मुझे यही बता दीजिए। नहीं मैं तो हिंडनबर्ग जिस कंपनी को अमेरिका बेस्ड कंपनी है वो वहाँ पे ब्लैक लिस्ट है, वहाँ के शेयर मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज पब्लिश करेगी तो उसके अधिकारियों से लेके सारे लोगों को जेल में डाला जाएगा। ये ओपन चैलेंज दिया हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ, वो कंपनी आके भारत में ये आरोप लगाती है और यहाँ के लोग उसका सपोर्ट करने में लग जाते हैं। आपका ये कहना है कि अगर कोई चोर है और वो किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहा है तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप दिल्ली की बात ले लो कि एक आदमी जो है वो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने पैसा खाया, ठीक है, और उसने खुद चंदा दिया बीजेपी को और वो खुद छूट गया, केजरीवाल फंस गए। तो यहाँ भी तो बात लागू होती है कि वो बंदा जो खुद, बहुत साधारण सा आंसर है, एक लाइन का आंसर है। भैया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया, मैंने लगाया, मैंने भाजपा को पैसा खिलाया, मैं छूट गया, ठीक है, खत्म हो गई कहानी। बट मेरे जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा है भैया, उसी तरीके से वो भी कोर्ट में ले जाके डॉक्यूमेंट साबित कर देना कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट्स ले लो, ये चेक कर लो, कोर्ट तुरंत उनको छोड़ देगी। नहीं तो देखिए, मतलब मैंने आपको कहा केजरीवाल को छोड़ के बाकी तो आ गए हैं जमानत पे बाहर। भैया जब चार्जशीट फाइल हो गई तो भारत का वही जज है ना, वो चिमन भाई पटेल की वाइफ का लेटर प्रणब मुखर्जी को लिखा हुआ था कि भैया जाके पढ़ लीजिएगा कि ये तो जज को फैसला दिया था अरुंधति राय वाले केस में, और मेधा पाटेकर वाले में, इनको लंदन बुलाएंगे, हम इनको सम्मानित करेंगे। नहीं ये फैसले अभी लेटेस्ट 32 लोगों की कॉपी पकड़ी गई है जिनकी कॉपी चेंज करी गई थी, वो लोग जज बने बैठे हैं। तो यही तो आपके देश की हालत है यहाँ की। नहीं ये फैसले इसलिए आ रहे हैं कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। किसने आपसे कहा? भाई भैया मैं एक आपकी पब्लिक को एक लाइन में समझा देता हूँ भाई, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही, कोई साधारण आदमी नहीं कह रहा। मेरे पास रिकॉर्ड लिखा पड़ा है, मनी ट्रेल साबित हुई है हर जगह। मैं आपसे बहुत साधारण सा सवाल नहीं, मनी ट्रेल अगर साबित हुआ होता तो अब तक ये दोषी करार दिए गए होते, अब तक इनको सजा हो गई होती। अभी तक अगर सजा नहीं हुई है तो मनी ट्रेल अभी नहीं मान सकते। रुकिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। हम 3 लोग हैं, मैंने आपको पैसा दिया, 100 रुपए की नोट दी, हम लोग गए यहाँ चाय वाले के पास, चाय पिया, खर्च किया, 100 रुपए खत्म हो गए, ठीक है। मैंने एक रिकॉर्ड निकाल के दिया कि भैया ये 100 रुपया था, ये मैंने इनको दिया, इस टाइम पे दिया था, ठीक है। अब बात हो रही है कि पैसे 100 रुपया मेरे को मिले थे, ये तो सबको समझ में आता, बट वो रिकवरी नहीं हो रही है। भैया तुम मेरे साथ बैठ के चाय पियो, उस पैसे की रिकवरी कैसे हो जाएगी, पहली चीज। और इतने ये लोग ईमानदार हैं तो अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया 37 फोन तोड़ दिए, अरविंद केजरीवाल अपना पासपोर्ट देने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया आप ही साबित कर दीजिए कि हमने 100 रुपया नहीं। केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं तो ये कोई कठिन काम थोड़े है।
जब केजरीवाल ही गिरफ्तार हो गए तो उनका फोन क्या केजरीवाल से बड़ा हो जाएगा उनका फोन? वो तो कुछ भी ले सकते हैं। नहीं दे रहे हैं ना सर। भाई कैसे नहीं देंगे? जिस केजरीवाल को पासवर्ड ही नहीं बता रहे भाई वो। नहीं, पासवर्ड क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बता रहे हैं ना भाई पासवर्ड तोड़े जा सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर नहीं है। पासवर्ड तोड़े, अरे वो हाई स्कूल पास बच्चे पासवर्ड तोड़ देते हैं। अरे सुनिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। डाटा की जो सेविंग की जाती है ना, डाटा जो रिसीव और सेव किया जाता है वो एप्पल के iOS में सेव होता है, उसके क्लाउड में सेव होता है। उसका स्पेशल पासवर्ड और वो होता है, वो जब तक नहीं देंगे तब तक एप्पल वाले अलाउड नहीं करते। इसीलिए जितने लोग हैं वो एप्पल का फोन यूज करते हैं, क्योंकि हमें चोरी करनी है तो हमारा पासवर्ड वगैरह सब सेव रहेगा, इसलिए उसको यूज किया जाता है। भैया आप इतने ईमानदार हैं तो दीजिए ना, फोन ले लीजिए, ये फोन हमारा चेक कर लीजिए, कोर्ट में दिखा दीजिए। भैया मनी ट्रेल साबित हो गई, नोट मिल गया, सारा कुछ मिल रहा है लगातार। कोर्ट ने सबूत दे के बोला भैया कि इसमें ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए इनको बाहर जाने दीजिए, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। तो नॉर्मल से प्रोसीजर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत गाइड किया। इन्फोपोस्ट न्यूज से आप बात कर रहे थे और आपने देखा कि इन्फोपोस्ट न्यूज से जनता जो है कितना बौद्धिक ढंग से एक एक टॉपिक पर कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ सीना चोरी हो रही है, कहाँ रेप हो रहा है और कहाँ पे राजनीतिक दुर्भावना से काम हो रहा है, इन सब पे जनता के क्या व्यू थे वो आपके सामने आए। और इस पर आप क्या समझते हैं, आपने क्या समझा, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि बात से ही बात आगे बढ़ती है, बात से ही बात सुलझती है और ये बात हमारी होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और सही बात आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें दें इजाजत। नमस्कार।